तो इस तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट ने क्या किया, उसने स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स लाया, मार्केट्स को जो चार्जेस थे उनको रेशनलाइज किया, स्पेसिफाइड मेथड्स आए सेल ट्रांजैक्शन के, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाया, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें आ सके मार्केट में तो उसको बढ़ाया गया। ये सारी स्टेट्स में एप्लीकेबल हुआ एक्सेप्ट JNK एंड मिज़ोरम। तो जो APMRA है उसमें क्या होता है कि सेल या परचेज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो होता है वो एक मार्केट एरिया में या एक यार्ड में या सब यार्ड में होता है। तो हर मार्केट के पास, जो कि एक रेगुलेटेड मार्केट है, उसकी एक मार्केट कमेटी होती है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसमें फार्मर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। पहले जहाँ ट्रेडर्स डोमिनेट करते थे, अब क्या हुआ कि उन मार्केट्स में जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो सब आ गए और उससे क्या हुआ कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। मार्केट की जो हर दिन की ऑपरेशंस हो गए, उनका भी एक ध्यान दिया गया कि उसके लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सेटअप किया गया। मार्केट की सीक्रेसी और ऑक्शंस को सुपरवाइज किया गया। उन पे हर जो फार्मर्स हैं उनके पास अपना प्रोड्यूस को रखने के लिए एक पक्का ऑक्शन प्लेस हो गया, रेस्ट हाउसेस हो गए, पार्किंग प्लेस, कैटल शेड, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। तो इन सब का डेवलपमेंट हुआ। जो प्राइसेस वहाँ फिक्स होती हैं ना, वो एक ओपन ऑक्शन में फिक्स होती हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है वो। और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक ऑफिशियल मार्केटिंग कमेटी आई, मार्केट चेंजेस हुए, जैसे कि कमीशन फॉर द कमीशन एजेंट, लेबर चार्जेस फॉर क्लियरिंग द प्रोड्यूस, मार्केट फ़ी, ये सब चीज़ें आने लगी। और जो भी डिस्प्यूट होता था उसके लिए एक कमेटी सेटअप की गई, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती थी। तो इस सब से क्या हुआ कि इन सब चीज़ों में फार्मर्स काफ़ी अट्रैक्ट हुए और उनको अपने जो प्रोड्यूस है उसके लिए सही सही प्राइसेस मिलने लगी। पर फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम क्या रह गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया ग्रेडिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्टोरेज नहीं हो पाएगी या ग्रेडिंग नहीं हो पाएगी, स्टोर नहीं हो पाएगा कहीं पे, तो फिर वो प्रोड्यूस ख़राब हो जाएगा। फिर आगे वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो उसका प्राइस नहीं बढ़ पाएगा। ग्रेडिंग नहीं हो पाएगी तो वो क्वालिटी असेसमेंट नहीं हो पाएगा। तो लाइकवाइज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं और रहेंगी जो कि इस चीज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप है, फिज़िकल और इंस्टीट्यूशनल। फिज़िकल को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो डायरेक्टली फार्मर से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली फार्मर्स की मार्केटिंग से रिलेटेड है, जैसे कि नेटवर्क ऑफ मर्चेंट्स, अलग अलग उनका नेटवर्क फार्मर्स का, या फिर जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे कि रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हो गई। तो हमारा जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम देखें तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने जो बात की, तो हमारी जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे से हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे अराउंड 1000 रेगुलेटेड मार्केट्स थी, जो बढ़ के अराउंड 8000 हो गई। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे, फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा होने लगा। उसके साथ साथ इन रेगुलेटेड मार्केट्स के साथ साथ कुछ 27,000 पीरियोडिक रूरल मार्केट्स भी आ गई। अब इन मार्केट्स में क्या होता है, इन मार्केट्स को जैसे हम हाट बोलते हैं, शट्टी बोल दिया, शंडीज बोल दिया, तो ये टाइप की मार्केट्स भी आने लगी और इस सब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि हम प्रोड्यूस को मार्केट तो कर रहे हैं तो उसे स्टोर भी किया जाए। तो प्रॉपर स्टोरेज हम पहले भी जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने दो टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की।
पहला था कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, बहुत सारे वेयर हाउसेस बनाए, और कोल्ड स्टोरेज। अब जो हमारे नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, कॉटन हो गया, इन सबको हम कहाँ रख देते हैं? वेयर हाउसेस में। और इन वेयर हाउस की जो कैपेसिटी है वो केवल पब्लिक सेक्टर एजेंसीज़, जो कि जैसे कि हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI हो गया, और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो गया, सिर्फ उन्हीं के पास होती है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने फिज़िकल के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये तीन सेक्टर्स की जो हमने बात की अभी, हमने बात की अभी FCI की, हमने बात की सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की। तो जो FCI है उसकी कैपेसिटी अराउंड 22 मिलियन टन्स है। जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है उसकी कैपेसिटी अराउंड 10 मिलियन टन्स है, और जो स्टेट वेयर हाउसिंग है उसकी अराउंड 19 मिलियन टन्स है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इन तीनों के पास अराउंड 51 मिलियन टन्स के फूड ग्रेन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी। तो इससे क्या हुआ कि स्टोरेज इंक्रीज़ होने लगा। पर होता क्या है कि फूड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ग्लोबली भी करते हैं और कंट्री में भी करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो जाता है ये। तो उससे क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारे पास हमारा जो फूड है वो स्टोर्ड रहेगा, तो फिर लोग आगे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो हमारी पब्लिक एजेंसीज़ हैं इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उससे क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस कम रेट पे सेल ऑफ करना पड़ता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। क्यों होता है वो? क्योंकि कैपेसिटी कम है। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ही टाइप की स्टोरेज मैकेनिज़्म है वेयर हाउसिंग में, तो उनकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो इसलिए ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस सेल को अवॉइड करने के लिए स्टोरेज को और बढ़ाया जाए। दूसरा हमारा आता है सेकंड टाइप ऑफ स्टोरेज है हमारा कोल्ड स्टोरेज। इसमें हम जनरली पेरिशेबल और सेमी पेरिशेबल कमोडिटीज़ को डालते हैं। तो अब इनको स्टोर करा जाता है। तो 1960s जैसे कि हम हमेशा ग्रीन रेवोल्यूशन से कंपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे कोल्ड स्टोरेजेस बहुत ही कम थे। तो ये फैसिलिटी अराउंड 615 यूनिट्स थी उस टाइम पे, जो कि जिनकी कैपेसिटी अराउंड 6.8 लाख टन्स थी। जबकि अभी हमने रिसेंटली एस्टिमेट किया तो अभी हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं वो अराउंड 5000 यूनिट्स हैं, उससे ज़्यादा हैं, और उसकी कैपेसिटी अराउंड 233 लाख टन्स तक है। और उसमें भी एक फैक्टर ये है कि हमारे जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं मोस्टली ऑलमोस्ट 90% कोल्ड स्टोरेज जो है वो प्राइवेट होल्ड है उनका। तो वो इस चीज़ का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है फार्मर्स के ऊपर कि वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होल्ड कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का भी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं आगे जाके, प्राइवेट सेक्टर अलग चार्ज करता है, बहुत चीज़ें आ जाती हैं बीच में, तो उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है फार्मर्स को। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर जो लॉसेस होते हैं स्टोरेज की वजह से वो मिनिमाइज़ किए जा सकें। क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो उनके टेस्ट भी और प्रेफरेंसेस भी बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और लोगों की डिमांड ऐसी होती है कि हमें ये वाली चीज़ सिर्फ इस सीज़न में ना हो के हमें पूरे साल भर वो चीज़ चाहिए। तो इसलिए जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं उनका डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है, ताकि चेंजिंग नीड्स और चेंजिंग डिमांड्स को केटर कर सके। अब क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक सेंट्रल स्कीम के अंडर, जिसमें कि वो कोल्ड स्टोरेजेस का कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन करता है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए, लाइक रोड्स की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि प्रोड्यूस जो है जल्दी से जल्दी पहुंच सके स्टोरेज तक, फैसिलिटी तक, और
एफिशिएंटली पहुंच पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि हमने बात की अभी फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, क्योंकि अकेले मार्केटिंग की परफॉर्मेंस को फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एनहांस नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक ज़रूरी होता है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो। तो उसके लिए इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, JCI जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कमोडिटी बोर्ड्स जो काफ़ी प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए थे, स्पेशल मार्केटिंग प्रोसेसिंग कॉरपोरेशंस आ गई वहाँ पे, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CSCP, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस भी थे, जैसे कि नाफेड आ गया, स्टेट लेवल पे आ गया, स्टेट लेवल एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, प्राइमरी सेंट्रल और स्टेट लेवल की मार्केटिंग सोसाइटीज़ या मार्केटिंग यूनियंस, स्पेशल मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटीज़, ट्राइफेड, ये सब आ गए। तो अब हुआ क्या कि इन सब चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब इन सब के अलग अलग रोल्स हैं, जैसे कि CSCP का मेन रोल है कि वो सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए अलग अलग कमोडिटीज़ का, हार्वेस्ट के टाइम पे अलग अलग चीज़ों का, तो क्या होना चाहिए। जैसे हमारा FCI है, वो क्या करता है, वो फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है, मेनली राइस और वीट को करता है, ताकि बफर स्टॉक मेंटेन किया जा सके। JCI और CCI जूट और कॉटन का प्रोक्योरमेंट करता है। कमोडिटी बोर्ड्स जो हैं वो प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए होते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, कैशनट, एरिकनट, टोबैको। तो ये जो बोर्ड्स हैं ये काफ़ी फंक्शंस करते हैं, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इन सब से रिलेटेड। जो स्पेशल मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशंस हैं उसमें हॉर्टिकल्चरल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन आ जाएगा, और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन आ जाएगा। जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो 1965 में आया था, और उसका काम भी यही था कि मिल्क प्रोडक्शन कैसे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो सब करता था वो, मिल्क की मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए। तो इस तरह से इन सब ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन है, नाफेड है हमारा। वैसे ही कुछ इनोवेटिव मार्केटिंग मैकेनिज़म्स भी अलग अलग स्टेट्स ने डेवलप किए हैं, जैसे अपनी मंडी पंजाब हरियाणा में, रायतू बाज़ार आंध्र प्रदेश में, उजावा सैंडीज़ तमिलनाडु में। तो इन सब से अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और ये सब एक साथ मिलके काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग पॉलिसीज़ के बारे में। तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय क्या था कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो इंटरवीन नहीं करती थी, उसका कोई ख़ास इंटरवेंशंस नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय इम्पॉर्टेंट ये था कि किस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को डाला जा सके। तो प्राइवेट प्लेयर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट के कोई इंटरवेंशंस नहीं थे। और पर ये चीज़ जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत, तब उसके बाद गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में 3 तरह से इंटरवीन कर रही है। 3 तरह से मतलब कि पहला ये कि वो क्रिएट करती है और डेवलप करती है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू, या तीसरा डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकती है मार्केट्स में। तो लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू भी वो 3 टाइप से कर सकती है कि वो ऐसे लॉज बनाएं जो कि मार्केट को रेगुलेट करें, मार्केट के कंडक्ट को पूरा रेगुलेट करें, जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं उनके सेफगार्ड कर सकें, उनके जो इंटरेस्ट है उनको, और जो एग्रीकल्चर मार्केट का जो स्टैंडर्ड है उसे थोड़ा रेज़ कर सके। इस तरह से जो हमारे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मार्केट को रेगुलेट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं इंटरेस्ट को, और स्टैंडर्ड्स को रेज़ करते हैं। तो इसको जो भी हमारे जो भी लॉज बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एक्ट्स हो रहे हैं, इनको टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये लोग करते रहते हैं। इसमें जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट्स थे वो थे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का, और दूसरा इम्पॉर्टेंट था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट। तो इन दोनों एक्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया।
एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो था उसने सारी कमोडिटीज़ को मोस्टली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोस्टली सारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को एसेंशियल कमोडिटीज़ बता दिया था। और ये एक्ट फिर क्या करता था, लाइसेंस देता था, परमिट्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स देता था प्राइस कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए, कितनी स्टॉक करने की लिमिट है उसके लिए, मूवमेंट ऑफ प्रोड्यूस कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्पोजल, सेल, और गवर्नमेंट कितना परचेज़ करेगी। तो इन सब चीज़ों पे देता था ये ऑर्डर्स। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एक्ट्स आए, जैसे कि हमने भी बात की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट की। इसके अलावा और आए थे, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। तो इन सब ने क्या किया, इन सब ने जो था कि जो प्रोड्यूसर है उसको, उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने का काम किया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो हम इजीली दे सकते हैं। और जो कंज्यूमर्स की साइड से क्या किया कि हाँ ओके, आपका जो प्रोड्यूस जो आप ख़रीद रहे हैं वो ग्रेडेड है और वो उसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है। तो इस सब से क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और मार्केटिंग बेटर हो पाई। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट आया 1937 में। उसने क्या किया, उसने स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया, डिफ़ाइन किया कि ओके ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको हम, और ये ग्रेड जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोड्यूस लाइए, और अगर आप इन स्टैंडर्ड्स पे एग्री करते हैं तो हम आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये किसको करता था, वो लोगों को या वो जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं जो उन स्टैंडर्ड्स पे एग्री करते थे। दूसरा, इसके लिए एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइज़र हर स्टेट में ऑथराइज़ किया गया। और अब तक 205 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफाई हो चुके हैं। और इवन तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एगमार्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर फिर भी उसकी इतनी इम्पॉर्टेंस होने के बावजूद भी, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, सो इतना इम्पॉर्टेंट होने के बाद भी इसका जो यूज़ है वो कम ही रहा। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का, इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था ताकि एक अच्छा इम्प्रूव्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फूड कंट्रोल और फूड क्वालिटी को अश्योर करने के लिए। तो ये सिस्टर एक्ट्स हैं। तो इस तरह से क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट आया था। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल फ्रेमवर्क के बाद बात करते हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली मार्केट में कैसे इंटरवीन कर सकती है। तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली उसका मार्केट में इंटरवेंशन 4 तरह से हो सकता है कि प्राइस सपोर्ट और प्रोक्योरमेंट करे, और बफर स्टॉक और ऑपरेशनल स्टॉक को मेंटेन करे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर सकता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस करा सकती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अब तक काफ़ी इंटरवेंशंस किए हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं, और इन सब को ये वाला लेक्चर तो बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हम इन सब टॉपिक्स को धीरे धीरे अलग अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आप बने रहिए, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा इसमें